Assalamu alaikum viewers. I am your host Hira Ashraf. Welcome to my channel Psychology in Easy Way. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। यूट्यूब पे आपको मेरी बिहेवियरल थेरेपी इसमें इसका इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, वो वीडियो भी मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम इसकी टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे बिहेवियरल। और ये जो हम लेक्चर डिस्कस करें ये हम काउंसलिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशन की बुक में से ये सारा लेक्चर लिया गया है। टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी की जो टेक्निक्स हैं वो दो तरह की होती हैं। जनरल बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं और स्पेसिफिक बिहेवियरल टेक्निक होती हैं। जनरल बिहेवियर टेक्निक्स होती हैं जो ज़्यादा इश्यूज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और स्पेसिफिक बिहेवियरल टेक्निक्स वो होती हैं जो कुछ खास इशू के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे जनरल बिहेवियरल टेक्निक्स में रेनफोर्समेंट, शेपिंग, जनरलाइजेशन, मेंटेनेंस, एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट। ये 6 टेक्निक्स जनरल बिहेवियरल टेक्निक्स में आ जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल बिहेवियरल टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? यूज ऑफ रीइंफोर्सर। कोई भी रीइंफोर्सर इस्तेमाल करते हैं। रीइंफोर्सर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रीइंफोर्सर आर दोज इवेंट्स दैट व्हेन दे फॉलो अ बिहेवियर इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर रिपीटिंग। रीइंफोर्सर वो चीजें होती हैं कि जब वो हम उसको किसी बिहेवियर के साथ एसोसिएट कर दें तो वो बिहेवियर जो होता है वो इंक्रीज होता है, रिपीट होता है, उसके रिपीट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इन्फोर्समेंट की वजह से हम पॉजिटिव बिहेवियर को ज़्यादा हम इंक्रीज कर सकते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स को डेवलप करवा सकते हैं। अब आगे है शेड्यूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट देने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक किसकी रेशो और किसका इंटरवल। शेड्यूल्स में इन्फोर्समेंट जो है कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार आप इन्फोर्समेंट देते रहें बार बार। इंटरमीडिएट होती है लेस फ्रीक्वेंट, जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं होती, मतलब कभी कभी जो बिहेवियर अगर शो हुआ है तो आपने फौरन दे दी है, कभी नहीं दी। इंटरमीडिएट में होता है कि हर दफ़ा जब वो बिहेवियर होगा तो रेनफोर्सर नहीं दिया जाएगा, जबकि कॉन्टिन्यूस में होता है कि जब जब कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर किया जा रहा है, कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर जिसके लिए रेनफोर्समेंट यूज की जा रही है, जब जब वो बिहेवियर होगा तब तब रेनफोर्समेंट दी जाएगी। Schedules of reinforcement operate according to either the number of responses, और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रेशो एंड लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल। कि मतलब इसमें रेशो और इंटरवल दोनों चीज़ों को देखा जाता है कि रिस्पॉन्स जो है अगर मतलब बार बार वो रेशो पे भी होता है कि आपने फिक्स रेशो देनी है या वेरिएबल रेशो देनी है। कि मतलब कोई भी रिस्पॉन्स हुआ है तो उस पर आपने फिक्स देना है रेनफोर्समेंट, या उसको ज़्यादा कम कर देना है। और लेंथ ऑफ टाइम मतलब कि हर दफ़ा देना है या इंटरमीडिएट देना है। तो शेड्यूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, रेशो और इंटरवल बिटवीन द एनफोर्सर। बोथ रेशो एंड इंटरवल शेड्यूल्स में भी आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल, दोनों चीज़ें फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। मतलब अगर हमने ये रेशो रख लिया कि जब जब कोई बिहेवियर हो रहा है तो हमने एक ही अमाउंट मतलब एक टॉफी दे देनी है किसी बच्चे को, तो ये फिक्स रेशो होगी। वेरिएबल रेशो कैसे हो सकती है? मतलब बिहेवियर अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप उसकी अमाउंट बढ़ा दें, 2 टॉफीज कर दें। इस तरह से इंटरवल भी बढ़ाया जा सकता है कि मतलब हर दफ़ा वो बिहेवियर शो हो रहा है तो आपने देनी है, या फिर कभी किसी टाइम पे देनी है, किसी टाइम पे नहीं। और ये रेशो जो है ये नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे भी, अगर रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ाने कम करना कर सकते हैं। रेशो इंटरवल दोनों फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब सेकंड जनरल इसकी जो टेक्निक है वो है शेपिंग। शेपिंग में क्या होता है? बिहेवियर लर्नड ग्रेजुअली इन स्टेप्स थ्रू सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड शेपिंग। जो भी बिहेवियर होता है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर पार्ट्स में स्टेप वाइज उसको सिखाया जाता है। इन लर्निंग न्यू स्किल्स काउंसलर ब्रोक डाउन द बिहेवियर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। और के मतलब ये होगा कि कोई भी बिहेवियर है, अगर किसी को भी खासतौर पे कोई स्किल सिखानी है तो उसको हम बिहेवियर को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जब जब वो इंसान जो है वो बिहेवियर अकम्प्लिश करेगा तो फिर उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। रीइंफोर्समेंट भी हर स्टेप में दी जाती है और बिहेवियर भी स्टेप्स में डिवाइड करके उसको कोई भी चीज़ सिखाई जाती है। आगे है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है कि generalization involve the display of behavior in environments outside where they were originally learned। मतलब जनरलाइजेशन, कोई बिहेवियर एक सिचुएशन में सिखाया गया, अब उसको हमने हर सिचुएशन में जनरलाइज करवाना है। जैसे एक बच्चे को हम सिखाते हैं घर में कि सच बोलना है, घर किसी से भी झूठ नहीं बोलना, तो वही चीज़ उसने अप्लाई करनी है हर सिचुएशन में। तो इसका जनरलाइजेशन, कोई भी बिहेवियर अगर एक सिचुएशन में सिखाया गया है उसने हर सिचुएशन में उसको जनरलाइज करना है।
इट इंडिकेट्स दैट ट्रांसफरेंस इनटू अनदर सेटिंग हैज ऑकर्ड, मतलब और सेटिंग्स में भी उसको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या है कि कोई बिहेवियर सीखा है तो उसको मेंटेन करना है। बीइंग कंसिस्टेंट इन परफॉर्मिंग द एक्शन विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स फॉर सपोर्ट, मतलब इंसान को ये सिखाना कि आपने कोई बिहेवियर सीख लिया है तो किसी की सपोर्ट के बगैर, किसी के याद करवाए बगैर आपने उसको मेंटेन करना है। एम्फेसिस इज ऑन क्लाइंट सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ कंट्रोल के, क्लाइंट का सेल्फ कंट्रोल हो, या किसी जैसे किसी इंसान को स्मोकिंग जो है है उसका बिहेवियर ख़त्म करने का सिखाया गया है, तो अब उसने उसको स्मोकिंग रिमूव हो गई है तो अब उसने उसको मेंटेन करना है। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होंगी, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट। और मेंटेनेंस कैसे होती है? मेंटेनेंस में सेल्फ मॉनिटरिंग जरूरी होती है कि इंसान अपने बिहेवियर को मॉनिटर करे, मतलब जब जब भी उसको नीड हो रही है उस चीज़ की तो उसने अपने आप को मैनेज करना है। तो इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग अपना कैसे करते हैं? कंट्रोल वंस बिहेवियर, इसको कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। दो तरीके से करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिकॉर्डिंग। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को ऑब्जर्व किया जाए, अपने बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाए, और फिर इस तरीके से क्या होता है, इंसान अपने बिहेवियर को मॉनिटर करता है और उसको मैनेज करता है। अब नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कहते हैं किसी बिहेवियर को खत्म करना। एक्सटिंक्शन इज द एलिमिनेशन ऑफ अ बिहेवियर बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ इट्स रिइंफोर्समेंट। मतलब इंसान एक्सटिंक्शन ये होता है कि रिइंफोर्समेंट अगर दूर हो गई है तो बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा। तो एक्सटिंक्शन इसको कहते हैं कि ये भी एक तरीका होता है, इसमें किसी खास बिहेवियर को एलिमिनेट किया जाता है रिइंफोर्समेंट को हटा के, रिइंफोर्समेंट को विड्रॉ करके। पनिशमेंट में क्या होता है? प्रेजेंटिंग एन अवर्सिव, अवर्सिव बुरी चीज कहते हैं, अवर्सिव स्टिमुलस टू अ सिचुएशन टू सप्रेस और एलिमिनेट अ बिहेवियर। पनिशमेंट कहते हैं कोई भी किसी बुरी चीज को, जैसे अगर माँ बाप अगर स्कॉल्डिंग करते हैं या सख्ती से पेश आते हैं तो ये भी एक तरह की पनिशमेंट है कि मतलब कोई बिहेवियर को एलिमिनेट करने के लिए कोई अवर्सिव बुरा स्टिमुलस यूज किया जाए। ये थी जनरल टेक्निक्स। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक टेक्निक्स कौन सी होती हैं जो कि खास सिचुएशन में यूज होती हैं। बिहेवियरल रिहर्सल जो होता है, बिहेवियरल रिहर्सल नाम से ही पता चलता है किसी भी रिहर्सल बार बार रिपीट करने को कहते हैं। बिहेवियरल रिहर्सल इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग आर डिजायर्ड बिहेवियर अंटिल इट इज परफॉर्म द वे अ क्लाइंट विशेज। मतलब अगर कोई क्लाइंट है वो कोई बिहेवियर सीखना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? बार बार उसको रिहर्सल करेगा। तो फिर इससे क्या होगा कि इंसान कोई बिहेवियर सीख लेता है। स्किल डेवलपमेंट, कोई भी स्किल्स अगर सीखनी है उसमें ये काम आ सकता है। एनवायरमेंटल प्लानिंग में होता है कि इंसान एनवायरनमेंट को एडजस्ट करता है। एनवायरमेंटल प्लानिंग इन्वॉल्व द क्लाइंट सेटिंग अप पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट टू प्रोमोट और लिमिट सर्टेन बिहेवियर। अगर इंसान का कोई एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से उसका नेगेटिव बिहेवियर प्रोमोट हो रहा है या कोई अच्छा काम वो नहीं कर सकता, तो मतलब वो उसमें एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं। मतलब जैसे अगर किसी इंसान को एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको बार बार गुस्सा आ रहा है तो क्या करेगा? वो एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस कर देगा। एनवायरमेंटल प्लानिंग में ये चीज़ होता है कि एनवायरनमेंट में की सेटिंग अप की जाती है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाई जाती हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक एक खास तरीके से डिसेंसिटाइज करते हैं। ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन फियर्स और फोबियाज के लिए खास तौर पे यूज की जाती है कि इंसान में मुख्तलिफ जो फियर्स हैं, फोबियाज हैं, उसको ओवरकम करने के लिए यूज की जाती है। कॉमनली यूज फॉर एंजाइटी एंड फोबिया केसेस में यूज की जाती है। इसमें होता क्या है कि सिस्टमैटिक तरीके से इंसान अपने फियर पे काबू पाता है। पहले एक हायरार्की बना लेते हैं इंसान को जिस चीज़ से डर लगता है। एक हायरार्की बना लेते हैं कि इस कंडीशन में उसको, जैसे अगर एक स्पाइडर है उसको देख के उसको उसकी इमेज देख के उसको थोड़ा सा फियर महसूस होता है, और अगर ओरिजिनल स्पाइडर को देखे तो ज़्यादा महसूस होता है फियर। तो एक इस तरह से एक हायरार्की बना लेते हैं, एक लैडर टाइप बना लेते हैं, और उसको, और फिर जो काउंसलर होता है वो उसको कुछ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स सिखा देता है। पहले ये काम होता है, उसके बाद और उसके एंजाइटी लेवल को देख लेते हैं कि मतलब कौन सी कंडीशन जो है वो कितना फियर प्रोमोट कर रही है। इस तरीके से एक हायरार्की बना लेते हैं कि मतलब इस कंडीशन में कम हो रहा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा। तो एक हायरार्की बनाते हैं और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग सिखा देते हैं उसको। उसके बाद फिर क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके फियर से एक्सपोज करवाया जाता है। मतलब अगर किसी को स्पाइडर फियर है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसकी इमेजिनेशन करवा देंगे, उसको फिर पिक्चर्स दिखा देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, उसको स्पाइडर अगर दूर हो उससे एक्सपोज करवा देंगे, फिर स्पाइडर नज़दीक हो। तो इस तरह से ग्रेजुअली उसको एक्सपोजर करवाया जाता है उसके फोबिक स्टिमुलस से। और उसको से ये कहा जाता है क्लाइंट से कि जब जब वो
फियर महसूस करे जब वो अपने आप को रिलैक्स करे विद द हेल्प ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने फियर या फोबिया पे काबू पा लेता है। फियर और एंजाइटी इज ओवरकम इन अ स्टेप वाइज मैनर with the help of some relaxation technique by gradually exposing the individual with his fear. अब नेक्स्ट है असर्टिव ट्रेनिंग। 3 चीजें होती हैं। कुछ लोग होते हैं एग्रेसिव, गुस्सा करने वाले, मतलब गुस्से में ही अपना जो भी बात कहेंगे गुस्से में कहेंगे। कुछ होते हैं पैसिव, जो कि इजहार ही नहीं करते, एक्सप्रेस ही नहीं करते। असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें विद इन अ पॉजिटिव मैनर। कि एक इंसान को ये सिखाया जाता है कि आप सेल्फ एक्सप्रेशन आपका राइट है। अब आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, बट एक पॉजिटिव मैनर में। The major tenet of assertiveness training is that a person should be free to express thoughts and feelings appropriately without feeling undue anxiety. एक इंसान अपने आप को एक सही तरीके से अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और उसको एंजाइटी भी फील ना हो। A client is taught that everyone has the right of self expression. इंसान को ये सिखाया जाता है कि ये सबका राइट होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को बोलना, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना। Client learned the difference between aggressive, assertive and passive actions. Aggressive actions भी नुकसानदेह होते हैं, पैसिव भी। इंसान को assertive होना चाहिए। इसमें क्या होता है, काउंटर कंडीशनिंग होती है। एंजाइटी को कम किया जाता है एंड रेनफोर्सिंग असर्टिवनेस, और असर्टिवनेस को प्रोमोट किया जाता है इंसान के अंदर। और ये जो होती है खासतौर पे शाय लोग जो होते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है ट्रेनिंग। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है, कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट स्पेल आउट द बिहेवियर टू बी परफॉर्म। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है क्लाइंट काउंसलर के बीच में, हो सकता है ये बच्चों के लिए भी यूज हो सकता है, पेरेंट्स बना सकते हैं। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि बिहेवियर्स जो करने हैं वो लिख दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, ये बिहेवियर करने हैं, ये बिहेवियर चेंज करने हैं, ये बिहेवियर खत्म करने हैं। और जब जब हम कोई भी बिहेवियर किया जाएगा तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, और इस ये रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स एंड द कंडीशन अंडर विच रिवॉर्ड आर टू बी रिसीव्ड। और किस किस स्टेट में रिवॉर्ड मिलेगा। माँ बाप बच्चों के लिए भी ये चीज़ टेक्निक पेरेंट्स यूज कर सकते हैं कि बच्चे अगर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर करेंगे, ये मतलब अगर आप सही से पढ़ेंगे तो फिर उनको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। और टाइमिंग भी इसमें सेट हो सकती है। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है, क्लाइंट काउंसलर के बीच में भी हो सकता है, पेरेंट के बीच में, पेरेंट और स्टूडेंट उनके चिल्ड्रन के बीच में भी हो सकता है कि आपने ये बिहेवियर करने हैं, ये बिहेवियर नहीं करने, ये वाले बिहेवियर डिसकंटिन्यू करने हैं, और किस बिहेवियर पे किस कंडीशन में आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये चीज़ आ जाती है इसमें। आगे आते हैं इम्प्लोजन और फ्लडिंग। थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं इन दोनों में। क्या होता है, इम्प्लोजन थेरेपी जो होती है एडवांस टेक्निक दैट इन्वॉल्व डिसेंसिटाइजिंग अ क्लाइंट टू अ सिचुएशन बाय हैविंग हिम और हर इमेजिन एंड एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन दैट मे हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। डायर मीन्स खतरनाक को कहते हैं, खौफनाक, बुरे। इम्प्लोसिव थेरेपी में क्या होता है कि इंसान को इमेजिनेशन करवाई जाती है, खासतौर पर एंजाइटी और फियर के लिए यूज होती है। फ्यूचर फियर, एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए यूज होती है कि इंसान को सिचुएशंस को इमेजिन करवाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर होता है वो भी उसके अंदर थोड़ा सा उसको साथ साथ एग्जैजरेट भी करता है, मतलब जो सिचुएशन होती है उसमें वो खुद भी काउंसलर एग्जैजरेट करता है और उसको इंडिविजुअल को इस काबिल बनाते हैं कि वो फ्यूचर एंजाइटी को ओवरकम कर सके। द क्लाइंट इज नॉट टॉट टू रिलैक्स फर्स्ट। और इसमें और डिसेंसिटाइजेशन में फ़र्क क्या होता है कि उसमें साथ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाई जाती है, इसमें कोई रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं सिखाई जाती। इसमें बस इमेजिनेशन करवाई जाती है कोई भी बुरे सिचुएशन की, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान को एंजाइटी फील हो रही थी, उसकी किसी भी सिचुएशन की एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस की इमेजिनेशन करवाई जाती है, और इंसान ये वक्त और मुख्तलिफ बार बार करवाई जाती है, और इंसान अपनी एंजाइटी को ओवरकम करना सीख लेता है कि अगर ये सिचुएशन असल लाइफ में हो जाए, रियल लाइफ में हो, तो उसने उसको कैसे ओवरकम करना है। फ्लडिंग लेकिन इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, मतलब कि बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फ्लडिंग इज चूंकि स्ट्रेसफुल साइक प्रोसेस है। फ्लडिंग इज लेस ट्रॉमेटिक एज द इमेजिन्ड एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सीन डजंट हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज। फ्लडिंग में रियल एक्सपोजर होता है, जैसे एक मकड़ी है, स्पाइडर का अगर किसी को फियर है तो इंसान को स्पाइडर से एक्सपोज करेंगे, स्पाइडर मतलब फासले पर हो तो उसको ये एक्सपोज करवा सकते हैं। या फिर अगर किसी को प्लेन्स का फियर है, जहाज में बैठने से डर लगता है, तो उसको हम जहाज में बिठा देंगे, तो मतलब एक्चुअल जिस चीज़ से डर लगता है उसे सीधा एक्सपोजर करवा देते हैं फ्लडिंग में।
और इंसान फिर मतलब एक्सपोजर एक्सपोजर के जरिए इंसान सीखता है कि उसने उसको कैसे ओवरकम करना है। फ्लडिंग जो होती है इंप्लोजन के निस्बत लेस ट्रॉमेटिक होती है, क्योंकि एक हद तक मतलब इसमें यूज किया जाता है, एक्सपोजर जो होता है एक हद तक यूज किया जाता है जो फेवरेबल हो इंडिविजुअल के लिए। इम्प्लोजन में इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन में जो काउंसलर होता है वो एग्जैजरेट भी कर देता है सिचुएशंस को, ताकि एंजाइटी ज़्यादा हो और इंसान बार बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखे कि उसको कैसे उसने, अब अगर रियल लाइफ में वो सिचुएशन आ रही है तो उसने कैसे उसको ओवरकम करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेवंथ स्पेसिफिक टेक्निक है टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है? टाइम आउट इज अ माइल्ड अवर्सिव टेक्निक होता है इन विच अ क्लाइंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। मतलब अगर इंसान का कोई बिहेवियर है वो किसी सिचुएशन में रिइंफोर्स हो रहा है तो हम उस सिचुएशन से उसको दूर कर देंगे। जैसे अगर कोई बच्चा है वो क्लास में दूसरे बच्चों के साथ मिलके बदतमीजी कर रहा है या शरारतें कर रहा है तो उसको थोड़े टाइम के लिए हम अलग कर देंगे उनसे। टाइम ये पनिशमेंट की aversive technique होती है in which a client is separated from the opportunity to receive positive reinforcement। नेगेटिव बिहेवियर्स को ओवरकम करने के लिए होता है और इसमें इंसान को सिचुएशन से दूर किया जाता है जिससे उसको रिइंफोर्समेंट मिल रही हो उस बिहेवियर के लिए। मोस्ट इफेक्टिव व्हेन एम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओवर कोरेक्शन का मतलब होता है कि इंसान ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको दोबारा खुद ठीक करेगा और उससे ज़्यादा बेहतर करेगा। Over correction is a technique in which a client first restore the environment to its natural state and then makes it better than normal। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, अगर किसी बच्चे ने कोई टेबल गंदा कर दिया, टेबल पे लिख दिया है, तो फिर क्या होगा? उस बच्चे से हम कहेंगे कि उस टेबल को साफ करे, वो उसकी नेचुरल स्टेट में लेके आए, मतलब उसको दोबारा सही करे। प्लस उसको साथ हम थोड़ा सा और काम दे देते कि आपने ये वाला टेबल भी साफ करना है, साथ 4 और टेबल साफ करनी है। तो इसका कहते हैं ओवर कोरेक्शन। मतलब कोरेक्शन जितना उसने काम खराब किया वो तो ठीक कर ही रहा है, साथ उसको थोड़ा सा और भी काम बढ़ा देते हैं। ओवर कोरेक्शन इज अ टेक्निक इन विच अ क्लाइंट फर्स्ट रिस्टोर द एनवायरनमेंट टू इट्स नेचुरल स्टेट एंड देन मेक्स इट बेटर देन नॉर्मल। अब आ गया कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। कोवर्ट सेंसिटाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच अनडिजायर्ड बिहेवियर इज एलिमिनेटेड बाय एसोसिएटिंग विद अनप्लेजेंटनेस। किसी भी चीज को हमने कोई भी बिहेवियर एलिमिनेट करना है, हम उसको किसी कोई बुरी फीलिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे हम सिगरेट को बंदा पीता है उसको हम किसी बीमारी से एसोसिएट कर देते हैं कि सिगरेट की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो जब भी वो करेगा वो काम तो उसको वो ख्याल आए बार बार, अनप्लेजेंट चीज से एसोसिएट कर देते हैं। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है ओवर ईटिंग। बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है कि अगर आप ज्यादा खाएंगे आपको उल्टी आ जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से किसी अनप्लेजेंट चीज के साथ उसको एसोसिएट अगर कर दिया जाए, इसको कहते हैं कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। ये थी टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। ये जो मटेरियल लिया गया है ये काउंसलिंग की बुक अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशन बाय सैमुअल टी ग्लैडिंग से लिया गया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।